everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 13 और 14 सितंबर के करंट अफेयर्स क्या हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारा वीकली रिवीजन करंट अफेयर्स क्लास मिस किया है तो ऊपर आई बटन में आप उसे चेक कर सकते हैं। 200 प्लस का पार्ट 2 पढ़ाया था हमने संडे को। चलिए तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल, इनमें से किस स्मारक या फिर धार्मिक स्थान को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत पंजीकरण मिला है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ए गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल को FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन मिला है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। हमारी जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है, हाल ही में उन्होंने FCRA के तहत गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब या फिर जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, उसे हाल ही में रजिस्ट्रेशन दिया है। ये गोल्डन टेम्पल अमृतसर में स्थित है। इसके बाद अब गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब में फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस या फिर डोनेशंस एक्सेप्ट किए जाएंगे। ये जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस आएंगे विदेश से, इसे जो भी लोगों को इसकी ज़रूरत होगी उन्हें फाइनेंशियल और मेडिकल असिस्टेंस इससे प्रोवाइड की जा सकती है। इसके साथ साथ जो भी गोल्डन टेम्पल में फ्री कम्युनिटी किचन चलता है, जिसे लंगर कहा जाता है, उसके इस्तेमाल में भी इसे यूज़ किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा की जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, हाल ही में हमारी सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज इंक्लूड किया है इन द डिफेंस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इस नई पॉलिसी के बाद अब जो भी FDI होती है, ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट के माध्यम से डिफेंस सेक्टर में उसे बढ़ा करके कितने प्रतिशत तक किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज D 74%। 49% से बढ़ा करके अब इसे 74% किया गया है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही डिस्कस किया है कि ये जो नई पॉलिसी है, इसने ये जो कैपिंग है FDI की, वो बढ़ा करके कर दी है फ्रॉम 49% टू 74% ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट में इन द डिफेंस सेक्टर। इसके साथ साथ उन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज भी इसमें ऐड किया है। ये काफ़ी क्लैरिटी नहीं है कि किन किन चीज़ों पे गवर्नमेंट के हस्तक्षेप रहेंगे, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज है, इससे गवर्नमेंट को एक हक दिया गया है कि वो कोई भी डिफेंस सेक्टर में जो भी इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं FDI के माध्यम से, उसे स्क्रूटिनी कर सकती है और इसके साथ वो चेक कर सकती है कि वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसके साथ वो विवादित नहीं है। तो और इससे जो हमारी सिक्योरिटी सिस्टम है देश का, जो नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज है, वो कहीं से भी हैम्पर नहीं हो रहा। और इसे यूनियन कैबिनेट की मंजूरी 10 सितंबर को दी गई थी। जो हमारी सरकार है वो हाल ही में डिफेंस सेक्टर पे फोकस करना चाहती है और इसके साथ साथ वो हमारा जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसे बूस्ट करना चाहती है, क्योंकि हमारा ये टारगेट है कि वर्ष 2025 तक हम 1.7 लाख करोड़ का जो टारगेट है वो अचीव कर सके, जिसमें 35,000 करोड़ के एक्सपोर्ट्स भी इंक्लूडेड हैं। और इसी के लिए आत्मनिर्भर सप्ताह इन द मंथ ऑफ अगस्त ऑब्जर्व किया गया था, इसी के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, एशियन डेवलपमेंट बैंक और NG समूह ने इनमें से किस राज्य में सोलर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए एक 466 करोड़ का लॉन्ग टर्म लोन साइन किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज E गुजरात। गुजरात में सोलर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक और NG ग्रुप ने एक 466 करोड़ का लॉन्ग टर्म लोन साइन किया है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और NG ग्रुप ने एक लॉन्ग टर्म लोन जिसकी वैल्यूएशन है 4.66 बिलियन इंडियन रुपीस या फिर 65.5 मिलियन US डॉलर्स का एक लोन साइन किया है, जिसके तहत वो 200 मेगावाट का ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि सोलर फोटोवोल्टाइक बेस्ड पावर प्लांट बिठाएंगे रगन्नेसड़ा सोलर पार्क में, जो कि है गुजरात में। और इसको सेटअप करने के बाद इसकी जो एनुअल कैपेसिटी होगी वो होगी 440 गीगावाट। इसके साथ साथ जो हमारा कार्बन एमिशन है प्रति वर्ष, वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट
के बाद एनजी ग्रुप है वो अपना जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है भारत में उसे एक्सपैंड कर देगी और इसके साथ साथ ग्लोबली एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स को कि वो भारत में रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रो कर सकते हैं और उसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि हाल ही में यानी कि वर्ष 2020 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने कितने धनराशि का लोन सैंक्शन किया है भारत को। 177 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया गया था महाराष्ट्र कि स्टेट हाईवेज को डेवलप करने के लिए जिसकी रोड लेंथ थी 450 किलोमीटर। इसके साथ साथ 346 मिलियन यूएस डॉलर का लोन उन्होंने दिया था महाराष्ट्र की सरकार को जिसके तहत महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में रिलायबल पावर कनेक्शन प्रोवाइड किया जा सके। इसके अलावा 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया था भारत को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए। 60 मिलियन यूएस डॉलर का उन्होंने लोन दिया था आवास फाइनेंसर्स लिमिटेड को जिसके तहत जो लोअर इनकम ग्रुप के बोरोवर्स हैं जिसमें स्पेशली महिलाएं हैं उन्हें अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड की जा सके। इसके साथ साथ 1 बिलियन यूएस डॉलर का लोन उन्होंने दिया था जिसके तहत जो दिल्ली मीरठ का आरआरटीएस है उसके कंस्ट्रक्शन में मदद की जा सके और हाल ही में उन्होंने 500 मिलियन यूएस डॉलर इसी 1 बिलियन डॉलर से सैंक्शन कर दिए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने 100 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया था इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को गवर्नमेंट प्रोमोटेड NIIF द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, महामारी की तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए WHO के स्वतंत्र पैनल के पैनलिस्ट के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी प्रीति सूदान। प्रीति सूदान को चुना गया है इंडिपेंडेंट पैनलिस्ट के रूप में। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे हाल ही में परेश रावल जो कि एक नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर है और पूर्व बीजेपी के MP हैं, उन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरपर्सन के रूप में चुना गया है। इसके साथ साथ पूनम खत्री को वुशु वर्ल्ड चैंपियन 2019 का ताज पहनाया गया है। 2019 में उन्हें सिल्वर मेडल दिया गया था लेकिन उनकी जो ईरानियन ओपोनेंट मरियम थी उन्होंने हाल ही में डोप टेस्ट फेल किया है और उसके बाद इनका जो मेडल है उसे अपग्रेड किया गया है टू गोल्ड। और इसके साथ साथ संयुक्ता समादार को हाल ही में नीति आयोग द्वारा गठित की गई कमेटी MPICC की अध्यक्ष। चलिए जानते हैं डिटेल्स। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इंडिपेंडेंट पैनल है फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस उन्होंने चुना है पूर्व हेल्थ सेक्रेटरी प्रीति सूदान को। 11 मेंबर का ये जो पैनल है ये बिठाया गया है जिसमें वन ऑफ द मेंबर्स हैं प्रीति सूदान। ये जो डिसीजन लिया गया है ये 2 हेड्स ने लिया है। पहले हैं पूर्व न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हेलेन क्लार्क और दूसरे हैं पूर्व लिबेरिया प्रेसिडेंट एलन जॉनसन सरलीफ। और इसका जो ये मकसद है इस पैनल का वो ये है कि कोविड-19 का जो इंटरनेशनल रिस्पांस है उसे ये इवैल्यूएट करेगी और इसके लिए मई 2021 तक ये एक रिपोर्ट सबमिट करेगी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। तो चलिए अब बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसके हेडक्वार्टर्स है जिनीवा स्विट्जरलैंड में। इसकी खोज की गई थी 7 अप्रैल 1948 में और इनके हेड का नाम है टेड्रोस एधनोम। चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, भारत में यूनिसेफ के सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी आयुष्मान खुराना। अभिनेता आयुष्मान खुराना को चुना गया है यूनिसेफ के सेलिब्रिटी एडवोकेट इन इंडिया के रूप में। इसके साथ साथ हाल ही में बजाज आलियांज लाइफ ने आयुष्मान खुराना को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड और उन्होंने आयुष्मान खुराना को अपने सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में चुना है जो यूनिसेफ का जो काम है उसे वो प्रमोट करेगी और सपोर्ट करेगी और इसके साथ साथ वो एडवोकेट करेगी अगेंस्ट एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। और ये जो कोविड-19 का जो करंट सिनेरियो है जिसने पूरी दुनिया को अपने ग्रिप में कर रखा है उसमें ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस बारे में लोगों को जागरूक कराया जाए कि बच्चों के अगेंस्ट में वायलेंस को ख़त्म किया जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 6ठे क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल,
इनमें से किस टेनिस पेयर ने हाल ही में यूएस ओपन वुमेन्स डबल टाइटल 2020 जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, लॉरा सिजमुंड और वेरा ज़्वोनोरेवा ने यूएस ओपन वुमेन्स डबल टाइटल 2020 जीता है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि सिजमुंड और ज़्वोनोरेवा ने एक साथ, ये उनका पहला इवेंट है टुगेदर, और उन्होंने निकोल मेलिचोर और जू येफन को हरा के बाई 6-4 जीता है ये टाइटल, जो कि है यूएस ओपन विमेंस डबल टाइटल 2020। 2006 यूएस ओपन के बाद ये पहली कोई अनसीडेड टीम है जिन्होंने ये टाइटल जीता है। इसके साथ साथ ये ज़्वोनोरेवा का तीसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल है इन वुमेन्स डबल और 5th ग्रैंड स्लैम टाइटल है ओवरऑल। इसके अलावा 2012 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था उसके बाद ये उनका पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है विमेन्स डबल में, और यूएस ओपन और पहला आफ्टर यूएस ओपन टाइटल 2006 के बाद। तो चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, इनमें से किस टेनिस पेयर ने हाल ही में यूएस ओपन मेंस डबल टाइटल 2020 जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, मेट पेविक एंड ब्रूनो सोरस ने जीता है ये टाइटल। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो मेट पेविक एंड ब्रूनो सोरस ने वीजली कूलहॉफ और निकोला मेटिक को हरा के फाइनल में बाई 7-5 एंड 6-3 जीता है मेंस डबल टेनिस टाइटल 2020 एट द यूएस ओपन। ये पहली बार है सिंस 2000 की यूएस ओपन टाइटल जीता है किसी अनसीडेड टीम ने। इसके साथ साथ पेविक ने ये दूसरा सेकंड ग्रैंड स्लैम मेंस डबल टाइटल जीता है। इससे पहले वर्ष 2018 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में उन्होंने ये टाइटल जीता था, और सोरस का ये तीसरा ग्रैंड स्लैम मेन डबल्स का टाइटल है। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2016 के ऑस्ट्रेलियन ओपन और वर्ष 2016 के यूएस ओपन में ये टाइटल्स जीते थे। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, इनमें से किसने वुमेन्स यूएस ओपन टाइटल जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, नाओमी ओसाका ने जीता है वुमेन्स यूएस ओपन टाइटल 2020। तो नाओमी ओसाका ने विक्टोरिया अजरेंका को हरा करके जीता है यूएस ओपन टाइटल, और ये जो उनकी विन हुई है ये हुई है 12 सितंबर को, और इसके बाद अब उनका स्टेटस हो गया है एज ए स्पोर्ट्स लीडिंग लाइट ऑन एंड ऑफ कोर्ट। इससे पहले उन्होंने 2018 का यूएस ओपन जीता था और 2019 का ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता था। चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, उस आर्य समाज लीडर का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हुआ है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, स्वामी अग्निवेश का हाल ही में निधन हुआ है। वो एक आर्य समाज लीडर थे और उसके साथ साथ वो हरियाणा के एमएलए भी थे। इसके अलावा हाल ही में केशव नंदा भारती का निधन हुआ था। गोविंद स्वरूप यानी कि प्रोफेसर गोविंद स्वरूप जो कि एक रेडियो एस्ट्रोनॉमर है, उनका भी हाल ही में निधन हुआ था। और जयप्रकाश रेड्डी एक तेलुगु एक्टर है जिनका हाल ही में निधन हुआ था। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो पूर्व हरियाणा के एमएलए और आर्य समाज के लीडर स्वामी अग्निवेश हॉस्पिटलाइज हुए थे लिवर सिरोसिस के कारण, और उनका नई दिल्ली में देहांत हुआ था। अग्निवेश यानी कि स्वामी अग्निवेश ने एक पॉलिटिकल पार्टी की खोज की थी जिसका नाम था आर्य समाज, जो आर्य समाज का जो प्रिंसिपल्स है उसके ऊपर बेस्ड थी, और इसके अलावा वो रिलीजन्स के लिए भी एडवोकेट करते थे। चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, आदित्य पौडवाल का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, म्यूजिक कंपोजर। संगीतकार थे आदित्य पौडवाल जिनका हाल ही में 35 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो वेटरन प्लेबैक सिंगर अनुराधा पौडवाल के बेटे म्यूजिक कंपोजर आदित्य पौडवाल का हाल ही में 11 सितंबर को 35 वर्ष की उम्र में एक मुंबई अस्पताल में निधन हो गया। उनके लंग्स में कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन फाइनली ड्यूरिंग हिज एंड डेज उनकी किडनीज भी फेल हो गई। इसके अलावा उन्होंने रिसेंटली काम किया था नवाजुद्दीन की जो मूवी ठाकरे में।
चलिए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां सवाल, इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन शुरू किया है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी ने माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन शुरू किया है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 13 सितंबर को शुरू किया है एक अभियान जिसका नाम है माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन, जिसके तहत वो कोरोना महामारी से लड़ेंगे। गाइडलाइंस के हिसाब से जो बीएमसी ने रिलीज की है उसके तहत डोर टू डोर चेकिंग की जाएगी लोगों की टेम्परेचर और उनके ऑक्सीजन लेवल्स की, और इसके साथ साथ वो लोगों को कंटिन्यूसली एडवाइस करते रहेंगे और चेक करते रहेंगे कि वो 2 मीटर की दूरी बरकरार रख रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं या नहीं। इसके लिए एक टीम का गठन किया जाएगा और हर 5 टीम पे एक डॉक्टर रहेगा जो देखेगा कि लोगों का टेम्परेचर क्या है, ऑक्सीजन लेवल क्या है, और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि किसी भी पेशेंट को कोविड-19 के सिम्टम्स है तो उन्हें फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि हाल ही में कौन कौन से कैंपेन्स लॉन्च किए गए हैं। तो स्पंदन कैंपेन लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉकडाउन के समय में चरण पादुका कैंपेन शुरू की थी, जिसके तहत वो जूते चप्पल प्रोवाइड कर रहे थे हमारे प्रवासी मजदूरों को जो चल के अपने घर जा रहे थे। इसके साथ साथ उन्होंने एक रोको टोको कैंपेन शुरू की थी उन लोगों के लिए जो पब्लिक प्लेसेस पे मास्क नहीं पहनते। उन्हें रोका जा रहा था और उन्हें कहा जा रहा था कि उन्हें मास्क खरीद के इमीडिएटली पहनना होगा। इसके साथ साथ राजस्थान की सरकार ने दूध की प्योरिटी को चेक करने के लिए प्योर फॉर श्योर कैंपेन शुरू किया था, जिसके तहत वो अलग अलग जगहों से दूध के सैंपल्स को पिकअप कर रहे थे और उसके बाद जो नियरेस्ट फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी है उसमें उन दूध के सैंपल्स को चेक किया गया था ताकि दूध की जो प्योरिटी है उसे बरकरार रखा जाए और उसे टेस्ट किया जाए। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार ने बच्चों के लिए लॉन्च किया था हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन, और इसके साथ साथ उन्होंने 2 और कैंपेन लॉन्च किए थे। टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए उन्होंने लॉन्च किया था इंतजार आपका कैंपेन सोशल मीडिया पे, जिसके तहत वो टूरिस्ट को इनवाइट कर रहे थे कि वो मध्य प्रदेश में आए, और इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने कई सारे कन्वीनियंट पैकेजेस उनके लिए डिजाइन किए थे। इसके साथ साथ उन्होंने एक मास्क अनेक जिंदगी नाम का कैंपेन भी शुरू किया, जिसके तहत वो लोगों को एडवोकेट कर रहे थे कि एक मास्क से आप कैसे अपनी और अपने आजू बाजू वालों को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं और उनकी जिंदगियां भी बचा सकते हैं। और हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने अपने कस्टमर्स को और डिजिटल सुविधा प्रोवाइड करने के लिए और उन्हें डिजिटल बनाने के लिए डिजिटल अपनाएं कैंपेन शुरू किया है, जिसके तहत कि जो भी कंज्यूमर फर्स्ट टाइम अपना डेबिट कार्ड से पेमेंट करेगा डिजिटली उस पेमेंट के तहत वो 5 रुपीज पीएम फंड्स के में ट्रांसफर करेंगे, और ये किया जाएगा टिल 31 मार्च 2021। और इसके साथ साथ हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया था, जिसके तहत वो जागरूकता फैलाएंगे कि कैसे हम अपना वेस्ट को अपने सोर्स पे यानी कि अपने घर पे ही अलग अलग कर सकते हैं, जिसके तहत कम से कम गंदगी फैलाई जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां सवाल, रघुवंश प्रसाद सिंह का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए पॉलिटिशियन थे रघुवंश प्रसाद सिंह। चलिए जानते हैं डिटेल्स। पूर्व यूनियन मिनिस्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का हाल ही में दिल्ली में 13 सितंबर को निधन हो गया। इससे अलावा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में उन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया था उसके इम्प्लीमेंटेशन में यूपीए सरकार के टाइम में। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड्स ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर कई सारे आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आप अपना डिजायर्ड मॉक टेस्ट इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं और उसके बाद 24/7 आप उसे अपने अकाउंट में एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।